12। इसका पॉइंट 3 कल पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन 15 का, फिर इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप पेज 512 पेज 520 ये एक सवाल है आईकेप की किताब में। स्टेट हाउ द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में हमने रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है। बताएं जी, पहले सिनेरियो में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करें। करीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज सोल्ड अ मशीन ऑन उधार टू यावर इंजीनियरिंग। द मशीन वुड बी, अभी पहले देख लो फिर किताब खोलना। करीम सोल्ड अ मशीन टू यावर ऑन उधार। मशीन वुड बी यूज्ड बाय यावर इफ इट इज एबल टू सिक्योर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। हमने यावर को वैक्यूम क्लीनर बेचा है मिसाल के तौर पे। वैक्यूम क्लीनर बेचते हुए यावर ने कहा है कि अगर मुझे किसी घर वाले ने सफाई करने के लिए रख लिया तो फिर मैं तुम्हारे से ये चीज ले लूंगा। दोबारा पढ़ लें। हमने एक वैक्यूम क्लीनर बेचा है यावर को। द वैक्यूम क्लीनर वुड बी यूज्ड बाय यावर। यावर इसको तभी इस्तेमाल करेगा अगर आगे इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दे कि तुम हमारे घर की सफाई करो। The machine would be used if it is able to secure a contract for providing services to AMZ. AMZ वो है जिसने अपने घर की सफाई करवानी है। करीम ने एग्री किया है that machine may be returned at 90% of price if यावर fails to secure the contract. अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ना मिला तो तुम ऐसा करना कि मशीन मुझे वापस कर देना, 90% प्राइस मैं तुम्हें दे दूंगा मशीन की। फर्ज करें जी मशीन है 5 लाख। मुझे बताएं अभी मैंने इसे सेल की है सिर्फ, तो मैं क्या करूं, रेवेन्यू बुक कर लूं या अगले के कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर होने का वेट करूं। अंदाजा वैसे लगाना चाहिए लेकिन अब सवाल में अंदाजा नहीं बताया हुआ, तो आपके ख्याल से अब फिर थोड़ा सा सेफ एंड पे रहना चाहिए। अभी रेवेन्यू बुक नहीं करना चाहिए, सेफ एंड पे रहना चाहिए। और अगर वो कह दे कि मुझे कंफर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो फिर पूरा रेवेन्यू बुक। और अगर वो कह दे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो फिर कितना रेवेन्यू बुक करें। 5 लाख का मिसाल के तौर पर 10% 50,000। तो ये वही तकरीबन सेल ऑन रिटर्न टाइप सिनेरियो था, वो जो बल्ब वाला था। द कंप्लीशन ऑफ सेल ट्रांजैक्शन इज अनसर्टन बिकॉज इट इज कंटिंजेंट अपॉन, बोले ना, कस्टमर सिक्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कंपनी। कोई घर वाला मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे जाए। Therefore, KL should only record the revenue when the customer will secure the and obtain the control of machine. उसी वक्त असल में कंट्रोल भी इसको ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि हमारी चीज तो बिक जाएगी। लेकिन अगर इट इज कंफर्म दैट कस्टमर वुड नेवर ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना, तो फिर द 10% रेवेन्यू में बी रिकॉर्डेड ऑन रिटर्न ऑफ मशीन। मशीन वापस आने पे या फिर जब वो बता दे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तब भी आप रेवेन्यू को 10% बुक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर कोई पैसा मिल गया है मशीन की सेल पर तो इसको रख दें किसमें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में। डन। आगे चले। आसिफ इज अबाउट टू सेल अ न्यू टाइप ऑफ फूड फैक्ट्री। आसिफ इलेक्ट्रॉनिक एक न्यू फूड फैक्ट्री बेचने लगे। फूड फैक्ट्री क्या होती है, मशीन, उसमें क्या होता है, जूसर, ग्राइंडर वगैरह इस तरह की चीजें समझ लें। is about to sell a new machine. Since customer demand is very high, so we are taking advance against orders. हम एडवांस पैसे पकड़ने शुरू कर दिए हैं।
सेलिंग प्राइस फिक्स होगी है 7,000 रुपया पर यूनिट, एंड अभी तक 175 लोग जो है इन्होंने 25% डिपॉजिट जमा करवा दिया है। 175 लोगों ने 25% करवा दिया है। बताएं जी, सो फॉर अभी तक कितना पैसा आ गया है, इसकी क्या एंट्री करें? कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, बिकॉज देर इज नो डिलीवरी, is about to sell and price has been paid, तो इसलिए इसको लाइबिलिटी में शो कर दें जो भी पैसे हैं। रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन द फूड फैक्ट्री इज डिलीवर्ड, सो नो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा एट अ पॉइंट इन टाइम। Until then, no revenue should be recorded and deposit should be carried as a contract liability. The advance may be transferred to revenue if the customer do not claim the product and he has no remain. वो अगर कस्टमर कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट तो फिर ये पैसे नॉन रिफंडेबल हैं, फिर तो रेवेन्यू में ले जाइएगा, फिर तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पैसे क्या हैं वो फिर अगर कैंसिल कर दे तो फिर रेवेन्यू में ले जाइएगा। अच्छा जी, तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, अल्लाह का शुक्र है सारे आ गए हैं, पहले भी 5-10 मिनट अटेंड कर लीजिएगा। नजीर इंजीनियरिंग एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, पेज 520, अभी मत खोलें, अभी पर देख लें। नजीर इंजीनियरिंग एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, तो पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 25 मिलियन एंड इनिशियल एक्सपेक्टेड के मैं प्रॉफिट कमाऊंगा 5 का, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट विल बी द कॉस्ट टू फुलफिल? 20, and what will be revenue and what will be profit? But this is initial expectation. However, the contract had not been progressed as expected. In the first year, cost of 12 were incurred. In the first year, cost of management is not sure of ultimate outcome. Management को नहीं पता ultimate outcome क्या है, but believes that at least cost on the contract would be recovered from the customer. लेकिन मैनेजमेंट को यह जरूर यकीन है कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कम से कम कस्टमर रिकवर कर देगा। अब ये ऑल टुगेदर एक नया सिनेरियो है जो हमने क्लास के अंदर कभी नहीं पढ़ा हुआ। इस सिनेरियो का नाम है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकल सकती। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखें कैसे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इधर देखें, कितना खर्चा हमारे साल हो गया है 12, सेल कितने में है, प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज निकल सकती है, लेकिन ये 20 के बारे में अनसर्टेनिटी आ गई है। कैसे? तसल्ली से पढ़ लें दोबारा, कुछ को तो समझ आ गई होगी। नजीर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग, अच्छा हम कैसे निकालते थे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन? कॉस्ट इनकर्ड इन ओवर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। नजीर इंजीनियरिंग एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड होने ओवर टाइम। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 25 मिलियन सेल एंड NEL had initially expected to earn a profit of 5. अब बता दें व्हाट इज टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट एट स्टार्ट? 20, ये जो मैंने 20 लिखा है, लेकिन इस 20 को मैं यूज नहीं कर सकता, आगे लिखें एक मसला हो गया है। However, the contract had not progressed as expected. इन पहला साल 12 मिलियन का खर्चा हो गया है, बट मैनेजमेंट इज नॉट श्योर ऑफ द अल्टीमेट आउटकम। अब पता ही नहीं कि अल्टीमेटली खर्चा कितना होना है। अल्टीमेट आउटकम मींस अल्टीमेटली क्या होना है मैनेजमेंट को नहीं पता, इसलिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अब ऐसी सूरत में ना, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने ओवर टाइम, तो फिर ऐसा कर लें कि पहली एंट्री तो हो चुकी है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 12 से। अच्छा, फिलहाल मुनासिब है कि 12 कोई खर्चे में ले जाएं, क्योंकि और तो कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो 12 कोई खर्चे में ले जाएं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट।
ऐसी सूरत में आपने पेपर में सेल बुक करके आया जरूर करनी है, क्योंकि मेथड है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, लेकिन आपने सेल बुक करनी है। कॉस्ट वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, कम से कम कस्टमर से कॉस्ट तो मैं ले ही लूंगा। तो आप बता दें सेल किस पे बुक करें? 12 पे। 12 जो कॉस्ट कस्टमर से रिकवर होगी। 17 आपने कहां से निकाला है, ये जरा बताइएगा 17 कैसे? हाँ जी, नहीं प्रॉफिट नहीं डालना, यही कॉन्सेप्ट है। अगर पेपर में वाजे कह दे कि कस्टमर से कॉस्ट रिकवर होनी है, तो बस कॉस्ट को सेल में ले जाइएगा, इतना तो रिकवर हो ही जाएगा इंशाल्लाह। जीपी 0 12। अब इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ये वाला 12 यहां लेके जाना है पेपर में और इसका रेवेन्यू बना लें। बाकी डेबिट पता नहीं क्या करना है, कैश करना है, क्या करना है अभी मुझे नहीं पता। डेबिट अगर पैसे आ गए तो कैश कर लेंगे, वरना रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे, जो भी होगा। फिलहाल रेवेन्यू क्रेडिट कर दे 12 से। लिखें, अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ना निकले और सवाल कह दे कॉस्ट रिकवर होनी है, अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ना निकले और सवाल कह दे कॉस्ट रिकवर होनी है, तो रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर रिकॉर्ड कर लें। तो रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर रिकॉर्ड कर लें। फिर अब दोबारा बता देता हूं। जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ना निकले और सवाल कह दे कॉस्ट रिकवर हो जानी है, तो रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर रिकॉर्ड कर लें। जी देखें, फर्स्ट एंट्री जो है ना, वो तो उसी से होगी जो फर्स्ट ईयर में खर्चा हुआ है। जो खर्चा हुआ है, फर्स्ट एंट्री तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फर्स्ट एंट्री के साथ हम लिखा करते थे क्वेश्चन, ठीक है। अब सवाल में परसेंटेज निकल नहीं रही। अगर परसेंटेज निकल आती तो मैं पूरे 20 को पकड़ता, उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके इसको यहां ले जाता। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मजबूरी में फिर मैंने कहा कि जो मैंने इन्वेंट्री खरीदी है वही सारी सेल करने में इस्तेमाल हो गई है, तो उसी 12 को इधर लाया हूं और फिर इसी 12 को सेल में भी ले गया। ये वाला 12 बस सवाल में दिया हुआ था, जो क्वेश्चन से उठाते होते हैं हम। एज एल एज नॉट सर्टन रीजनेबली मैयर द आउटकम ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मैंने कहा था परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकल रही, बट एक्सपेक्ट्स टू रिकवर कॉस्ट, लेकिन उम्मीद है कि कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। So NAL should record revenue only to the extent of cost incurred until such time it can reasonably certain. So thus a revenue of 12 million may be recognized. तो 12 million का revenue record कर लें। कस्टमर लॉयल्टी वाला सवाल हो गया था होमवर्क वाला कल? कितने लोगों ने किया था कस्टमर लॉयल्टी वाला सवाल होमवर्क में? कितने लोग आज कर लेंगे? आज तो होमवर्क कोई नहीं, आज कर लीजिएगा। ये फिर जहन से निकल जाएगा ना सारा कि कस्टमर लॉयल्टी क्या था। और चलें आए जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1।
528। लीगल टाइटल पास हो गया, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी हमारे पास ही है। कोई मिसाल दें, लीगल टाइटल पास हो गया लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे पास ही है। रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे पास है से मतलब है हम सेल रिकॉर्ड नहीं भी कर सकते, लेकिन अगले बंदे के नाम लगवा दिए चीज, लेकिन हम सेल नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बिल्कुल सही आपने बोले, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। वो जो फिलिप्स वालों ने कॉलेज वालों को बल्ब बेचे थे, तो उनको कहा था अगर पसंद ना आए तो वापस कर देना, लेकिन लीगली बल्ब सारे कॉलेज के नाम लगवा दिए थे। लीगली बल्बों के डब्बे वगैरह, बल्बों का बिल वगैरह सब उनके नाम लगवा दिया था, लेकिन एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर पसंद ना आए तो वापस कर देना। और ऐसी सूरत में एक सिनेरियो तो ऐसा भी था कि अगर हमारा पास का तजर्बा बिल्कुल नहीं है तो फिर तो सिरे से ही सेल बुक ना करें। तो लिखें, गुड्स आर ट्रांसफर टू कस्टमर goods are transferred to customer but because of no past experience सॉरी, इस फिक्रे को थोड़ा सही करवाना पड़ेगा। गुड्स आर ट्रांसफर टू कस्टमर के साथ ऊपर थोड़ा सा लिख दें ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। गुड्स आर ट्रांसफर टू कस्टमर ऊपर थोड़ा सा करके लिख दें ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। गुड्स आर ट्रांसफर टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। आगे बोलें, because past experience we cannot estimate the expected return, यानी रिटर्न कितनी होंगी, because of past experience ही लिखा लफ्ज, हाँ, because of no past experience, हाँ, we cannot estimate the return, we cannot estimate the expected return, या we cannot estimate the return लिख लें बस। जवाब किताब में भी लिखा हुआ है, we cannot estimate the return। आप सोचें जरा क्या हुआ है फिर इसमें, बिल और चीज तो कस्टमर के पास है, बिल भी दे दिया कस्टमर को, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने भी क्या किए में, रिटेन किए। अच्छा, ऐसा भी कभी हो सकता है लीगल टाइटल डज नॉट पास बट रिस्क एंड रिवॉर्ड आर पास। वैसे तो एक पूरा स्टैंडर्ड है इस पे, लीज एसेट याद रखिएगा, बैंक आपके नाम नहीं लगवाता, पहले समझ लेना, लीज एसेट बैंक आपके नाम नहीं लगवाता, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर कर देता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको दे देते हैं। तो एक्सीलेंट, इसको इंस्टॉलमेंट सेल आप लिख लें IFRS 15 में, लीज के एतबार से तो छोड़ें, इंस्टॉलमेंट सेल लिख लें। इंस्टॉलमेंट सेल में भी इसी तरह होता है, जब तक इंस्टॉलमेंट ना आ जाए तब तक दुकानदार चीज आपके नाम नहीं लगवाता, जब इंस्टॉलमेंट जो है वो अच्छी खासी आ जाती है फिर आपके नाम लगवा देता है। तो लिखें, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल लीगल टाइटल is with entity to protect, क्यों to protect the collectability, यानी कैश कलेक्ट करना होता है ना, लीगल टाइटल क्या लिखवाया, लीगल टाइटल is with entity to protect the collectability of cash, to protect the collectability of cash, but risk and rewards are transferred to customer, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर को दे देते हैं, अब चीज तुम्हारी है।
ओके, पास पेपर तो हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं। पास पेपर तो एक भी नहीं बचा सिवाय पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 के, वो इंशाल्लाह कल करना है। पास पेपर तो सारे ख़त्म हैं। अच्छा, अब ना एक बस मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब ये एक छोटी सी ना चीज़ लिख लें, फिर कल की क्लास में भी उसको मैं करा दूंगा। वैसे भी अभी पीओ की डेफिनेशन ज़रा निकालें। पीओ की डेफिनेशन जहाँ डिस्टिंक्ट वाला सफ़ा था ना वही है। अच्छा, एज सच ना इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी बात है एमसीक्यू में या आगे पीछे कभी वो आ सकती है। ये मैं पिछली किताब असल में खोली हुई है तो किधर है कि 5 मार्च 2025। ये पेज मिल गया आपको। A PO is a promise in a contract with a customer to transfer to the customer a good or a service, और एक से ज्यादा गुड्स और सर्विस that is distinct। यानी आप दुकान के ऊपर लेने गए बर्गर, वो अलग चीज है। दुकान के ऊपर आपने फिर थोड़ी देर बाद जाके पिज्जा खरीदा, वो अलग चीज है। फिर दुकान पे जाके आपने जो है वो कढ़ाई खरीदी, वो अलग चीज है। तो पर पीओ इज अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू ट्रांसफर टू द कस्टमर आ गुड और अ सर्विस दैट इज डिस्टिंक्ट। ये तो बात सादा सी है, इसमें कोई मसला नहीं। एक कॉन्सेप्ट है कि दुकानदार आपको सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज दे रहा है। सीरीज ऑफ, ये जो 50 यूनिट आपने बिजली के बेचे हैं वापडा ने, ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हैं। क्यों? हर यूनिट अपनी जात के एतबार से मिक्स होकर हमें कोई फायदा दे रहा है या हर यूनिट अलग अलग फायदा दे रहा है? फीलिंग आ रही है? फील कराओ। हर यूनिट अलग अलग फायदा दे रहा है ना, हर यूनिट अलग अलग फायदा दे रहा है, हर यूनिट अलग अलग फायदा दे रहा है। लेकिन सीरीज की फॉर्म में गुड्स भी हो सकती हैं। दुकानदार ने 30 न्यूज़पेपर आपको बेचे, तो 30 न्यूज़पेपर उसने बेचे, ये मैं नोट करने का टाइम दूंगा। 30 न्यूज़पेपर उसने बेचे, इट इज अ सीरीज ऑफ गुड्स एंड, आमतौर पे ये वो चीजें होती हैं जिसमें पीओ सेटिस्फाई हो रहा होता है ओवर टाइम, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है दुकानदार अगर आपको 50 यूनिट बिजली के बेचे वापडा, तो ये 50 पीओ नहीं है, ये पीओ एक है, वादा एक है। और यूनिट्स कितने बेच रहे हैं आपको? 50 अलग अलग यूनिट्स बेच रहे हैं, लेकिन वादे कितने कर रहे हैं? अगर ये वादा एक तब बनेगा जब, अगर PO is a promise if there is a series of distinct goods or that are substantially the same, सारी चीजें सेम होनी चाहिए, हर यूनिट सेम है, हर अखबार सेम है, and that have the same pattern of transfer to customer, तारों के जरिए बिजली आ रही है, कोई बंदा जो है वो घर के अंदर आके न्यूज़पेपर दे रहा है, that have same transfer, उसका ट्रांसफर का पैटर्न भी सेम है। Here promise is satisfied over time, यहां प्रॉमिस क्या हो रहा है? सेटिस्फाई ओवर टाइम हो रहा है। चलें छोड़ें इसको, बस ये आप तस्वीर खींच लें और ये नोट कर लीजिएगा घर जाके किताब पे, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। तो बता दें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारी डिस्टिंक्ट चीजें हों लेकिन वादा बिजली देने का एक ही हो? तो वादा क्या है? मैं बिजली आपको दूंगा लेकिन उसमें हर यूनिट अलग अलग है। वादा है मैं आपको पूरे महीने अखबार दूंगा लेकिन उसमें हर अखबार अलग अलग है। तो अगर कभी सीरीज ऑफ चीजें आ जाएं तो वादा वो एक ही समझा जाएगा, वादा एक ही समझा जाएगा। चले भाई, वो टीए को बुला लें।